हेलो टू एवरीवन, मैं शशांक आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शशांक मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। तो आज हम फिर आए हैं एक नए वीडियो के साथ और आज की टॉपिक होगी द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। ये स्टार्ट कब हुआ था? 1838 से 1848 के बीच तक। ओके, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग भी होगा और मज़ा भी आएगा। तो जल्दी से हम शुरुआत करते हैं कि हमें आज क्या पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानेंगे किसके बारे में, जो रिवॉल्यूशंस स्टार्ट हुए थे उन सब चीज़ों के बारे में, कैसे रिवॉल्यूशंस आगे बढ़े थे, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, क्या छोटे छोटे टॉपिक्स थे, वो सब चीज़ें। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसे। लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states, the provinces of Ottoman Empire, Ireland and Poland। तो जो लिबरलाइजेशन था, मतलब उदारवादी लोगों का था सिस्टम, और जो नेशनलिज्म था, लोगों के अंदर अपने देश के प्रति जो आस्था आई थी, तो कह रहा ये धीरे धीरे बढ़ रहा था और एक रिवॉल्यूशन की तरह ये चेंज हो रहा था। ठीक है, किस जगह पर? यूरोप के कुछ प्लेसेस पर, कुछ रीजन्स पर। देखिए उस टाइम नेशन स्टेट नहीं थे, ये फ्री नेशन तो थे नहीं, तो इसलिए यहाँ पे रीजन्स लिखा है यूरोप के कुछ जगहों पर। तो कौन कौन से? इटालियन और जर्मन स्टेट्स में, ठीक है ना। और कहाँ? द प्रोविंसेस ऑफ ओटोमन एम्पायर, ठीक है ना। तो ओटोमन एम्पायर है, आयरलैंड एंड पोलैंड, इन सब प्लेसेस पे एक उस टाइम पुराने के समय 1453 के आसपास ये एक बहुत बड़ा एम्पायर था जो इमर्ज हुआ था। ये एक तरह से मुस्लिम एम्पायर था। ठीक है, जैसे भारत में मुगलों ने राज किया था, वैसे ओटोमन एम्पायर ने काफ़ी लंबा समय तक 300-400 साल के आसपास उन्होंने राज किया था। ठीक है, आगे जानेंगे। द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। तो ये जो रिवॉल्यूशन था, तो इस रिवॉल्यूशन के सिस्टम में सबसे पहला जो पड़ाव आया वो कहाँ पे? फ्रांस में स्टार्ट हुआ। और कब? जुलाई 1830 से। तो द जुलाई रिवॉल्यूशन, तो इस जुलाई 1830 में जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था, अपहीवल हुआ था, तो उसे हम जुलाई रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स, ये स्पार्क हुआ था और कहाँ पे उठा था? ये ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम है। विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड्स। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो बेल्जियम था वो टूट गया, ठीक है, अलग हो गया। किससे? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। ठीक है, The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence amongst the Greeks, which began in 1821। तो ये जो ग्रोथ था रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का, वो यूरोप से स्पार्क हुआ था और ये स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में बदला था। किसके? ग्रीस की। ठीक है ना। कब से स्टार्ट हुआ था? ये 1821 से स्टार्ट हुआ था और करीब करीब ये चला था 10 से 12 साल के टाइम, बहुत लंबा समय चला था। ठीक जैसे इंडिया का जो रिवॉल्यूशन का टाइम था, स्टार्ट हुआ था 1857 से और ये चला कब तक था? 1947 के आसपास। ठीक है ना। आगे जानते। पोएट्स एंड आर्टिस्ट प्रेज्ड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो जो पोएट्स वगैरह थे वो उन्होंने जैसे अपने राइटिंग्स में ऐसा लिखा था कि ये जो ग्रीस है ये कहीं ना कहीं यूरोपियन सिविलाइजेशन को अपने ही गोद में रखा हुआ है, उसके पालने के जैसा है। एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर। ठीक है ना। तो मोबिलाइज किया गया पूरी पब्लिक ओपिनियन को, वो इकट्ठा हुई और सपोर्ट के लिए इसका स्ट्रगल, जो ग्रीस की स्ट्रगल की थी। ठीक है ना। हम ग्रीस में एक तरह से इंडिपेंडेंस के सिस्टम को जान रहे हैं, जिसे हम ग्रीस इंडिपेंडेंस से के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये अगेंस्ट था किसके? मुस्लिम एम्पायर, मीन्स ओटोमन एम्पायर। अब ये हुआ क्या था? देखिए जैसे इंडिया पे भी कुछ समय तक मुगलों ने राज किया था, तो कहीं ना कहीं मुगलों की अपनी कल्चर थी, संस्कृति थी, सिस्टम था। ठीक वैसा ही ग्रीस का भी। अब मुगल क्या, मतलब जो ओटोमन एम्पायर था वो मुस्लिम था, अब ग्रीस जो है दूसरे थे, लगभग में क्रिश्चियंस भी थे, तो काफ़ी चीज़ें मिक्स थी वहाँ पे। अब इन दोनों के अपने अलग कल्चर थे, इथनिक सिस्टम अलग था, जियोग्राफिकल सिस्टम इनकी पर्सनल लाइफ के भी अलग थे, हिस्ट्री अलग थी, तो इन लोग का आपस में मेल नहीं बन रहा था, तो रिवॉल्यूशन तो होना पक्का था। फाइनली
द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, जिसे हम जानते हैं ग्रीस के रिवॉल्यूशन के नाम से, रिकॉग्नाइज द ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो ये इससे क्या हुआ, इस ट्रीटी के बाद से ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह जाना गया। ठीक है, अब आपको बता दूं पहले, जो ट्रीटीज़ होती हैं वो किस लिए होती हैं। जो ट्रीटीज़ इसीलिए होती हैं, वो किसी प्लेस पे होती हैं। ठीक है, तो ठीक जैसे आपने मेरे लास्ट वीडियो में सीखा था कि ट्रीटी ऑफ वियना, तो वियना एक प्लेस था, वहाँ पे एक ट्रीटी हुई थी, समझौता हुआ था उन लोगों का। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ था, मीन्स यहाँ पे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में, इसके पहले जो हम वियना में सीखे थे कि जो ये समझौता है वो दो पक्षों में या दो से अधिक पक्षों में होता है। ठीक है, इसके पहले वियना भी हम जानते हैं एक प्लेस था, और वैसे ही ये कॉन्स्टेंटिनोपल भी एक प्लेस था जिसे आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये टर्की में था, तो उस टाइम इसका नाम इस्तांबुल नहीं था। यहाँ पहले बेंजेटाइन एम्पायर का राज था, बाद में ओटोमन एम्पायर ने इसे जीत लिया था। ठीक है, इस कॉन्स्टेंटिनोपल को। नाउ आगे हम सीखते हैं क्या, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो सबसे पहले मैं से थोड़ा सा इसकी लाइनें पढ़ देता हूँ, फिर आपको एक समझाता हूँ इन दोनों, ये दो टॉपिक है। ठीक है, और ये दो टॉपिक कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हुए हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो ये कहा गया कि जो आपको नेशनलिज्म डेवलप करने हैं, उसे आगे बढ़ाने हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ युद्ध करते जाएंगे तो लोगों के अंदर नेशनलिज्म बढ़ेगा, या अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे तो क्या लोगों के अंदर नेशनलिज्म बढ़ेगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको भी पता है, कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। तो क्या नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए और दूसरा क्या रास्ता है, ह्यूमैनिटी, आर्ट्स, मतलब कि कल्चर कहीं ना कहीं एक तरह से इस चीज़ को प्ले करेगा, एक अच्छा रोल प्ले करेगा। आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प्ड एक्सप्रेस एंड शेप द नेशनलिस्ट फीलिंग। तो आर्ट जो है आपके, उसके बाद म्यूजिक है, स्टोरीज हैं, पोएट्री हैं, ये कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट फीलिंग को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसी में दो टॉपिक हैं आपका, रोमांटिसिज्म एंड नेशनलिज्म थ्रू द म्यूजिक एंड लैंग्वेज। तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जो रोमांटिज्म में है, तो आप सोचोगे ये क्या लिखा हुआ, बीच में हम अभी युद्ध के बारे में पढ़ रहे थे, इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये रोमांटिज्म कहाँ से आ गया? ये ठीक टॉपिक है। इसलिए देखिए, हम अभी सीखे हैं कि जो नेशनलिज्म है वो सिर्फ युद्ध करके नहीं आएगा, तो कैसे आएगा? तो कहीं ना कहीं पोएट्री से, अपने बातों को अपने तरीके से कहने से आएगा। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, 1998 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो आपने लता मंगेशकर जी का एक गाना सुना होगा, ऐ मेरे वतन के लोगों, और आप बिलीव नहीं करोगे, या फिर आप कभी भी ट्राई भी करना, वो गाना कभी भी आप सुन लो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर, भले ही आप सोए हुए हो, तो आपके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी, बहुत ज़बरदस्त आएगी। या कुछ ऐसे वीर रस की कविताएं हैं जो अगर आप एक बार पढ़ लो, तो जैसे फूल की अभिलाषा है, ऐसा, तो कुछ ऐसा अगर आप पढ़ लो तो आपके अंदर भी एक तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी। जैसे मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, जिस पथ पर मातृभूमि को शीश चढ़ाने जाए वीरानी, कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूँ कि जो ये सॉन्ग्स हैं, ये जो पोएट्रीज हैं, इसका क्या मतलब है, ताकि आपके अंदर की जो फीलिंग्स हैं नेशनलिज्म की, उसको इंक्रीज किया जाए। ठीक है, तो उस टाइम यूरोप में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो आई होप कि आप इस नेशनलिज्म और रोमांटिज्म को आप समझ गए होंगे, इसका एसेंस क्या था और लोग क्या कर रहे थे। वहाँ के लोग इस चीज़ को कह रहे थे कि जैसे आर्टिस्टिक तरीके से, पोएटिक तरीके से हम इस चीज़ को अगर ग्लोरीफाई करेंगे तो ये कहीं ना कहीं किसी साइंस से ज़्यादा बेटर लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद वो लोग क्या कहते, कहीं ना कहीं जो फोक सॉन्ग है उनके, जो फोक सिस्टम है उनका, ठीक है, उस टाइम एक जर्मन फिलोसोफर थे, बहुत फेमस थे, उनका नाम क्या है, जोहान गॉटफ्रेड है, हर्डर है। तो उन्होंने इस चीज़ को, इस कल्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए भी अपना हाथ आगे किया था। और वो ये भी कहते कि कहीं ना कहीं जो फोक डांसेस हैं, फोक पोइट्रीज हैं, फोक सॉन्ग्स हैं, तो ये जब पॉपुलर होंगे, लोग सुनेंगे, तो नेशनलिज्म बहुत आगे जाएगा। तो डियर मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज ये छोटा सा टॉपिक मैंने ट्राई किया था आपको समझाने का, सिखाने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर अपना समय देने के लिए। ठीक है,
आगे ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। और हाँ, अगर चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे सारे वीडियोस आपको मिलते जाएंगे। थैंक यू।